अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग के बारे में जानेंगे कि ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग का क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है सऊदी अरमको में, और ट्यूब एंड कपलर में कौन कौन सा हम लोग इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो देखते हैं, और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट और उसके प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोस्ट पोस्ट के बारे में जानेंगे। Joint in post shall be staggered, that is joint in adjacent post shall not occur in the same lift height। जॉइंट जो होता है पोस्टों का, जो जॉइंट होता है वो स्टैगर्ड होने अलग अलग होने चाहिए, यानी जो एडजेसेंट पोस्ट है, यानी ये उसके जो अलग वाला पोस्ट है, यानी बगल वाला जो पोस्ट, अगर एक पोस्ट को हम सेंटर मानते हैं तो उसके जो राइट और लेफ्ट साइड का जो होता है उसको हम लोग एडजेसेंट पोस्ट बोलते हैं। तो वो पोस्ट में जो जॉइंट है वो अलाउ नहीं है, जॉइंट सिर्फ डायगोनली अलाउड होता है और डिफरेंट हाइट में अलाउ है, सेम हाइट में एडजेसेंट पोस्ट में अलाउ नहीं है। तो कभी भी जब भी हम ट्यूब एंड कपलर का फोल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जॉइंट जो होता है वो पोस्टों का एडजस्ट स्टेगर्ड होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, अलग हाइट में होने चाहिए, अलग उसमें जो एडजेसेंट में नहीं होने चाहिए, अलग लिफ्ट में होना चाहिए। Joint pin or preferably end-to-end slip coupler shall be used for joint in post standard. However, joint pin are only designed for compressed load. Properly tighted end-to-end slip coupler shall be used where tension uplift can be present in the post standard or other scaffold tube. जो जो एक पोस्ट को जो दूसरे पोस्ट के साथ ज्वाइंट करने के लिए हम लोग जो मोस्टली होता है वो ज्वाइंट पिन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो हम लोग एंड टू एंड कपलर का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्लिप कपलर का इस्तेमाल करते हैं। जो जॉइंट पिन होता है वो सिर्फ जो पोस्ट में सिर्फ लोड कंप्रेशन का काम होता है, लेकिन जब हम स्लिप कपलर का इस्तेमाल करते हैं तो वो जब कोई भी लिफ्ट होता है उसके ऊपर में जब लोड आता है तो वहां पे सबसे अच्छा होता है। तो जो प्रेफरेबल किया जाता है वो एंड टू एंड कपलर किया जाता है, वो सबसे बेहतरीन होता है, चाहे तो पोस्ट में हो या फिर हमारा हॉरिजेंटल मेंबर में हो। हॉरिजेंटल मेंबर में जैसे हमारा रनर या बीरर में सिक्योर करने के लिए एंड टू एंड कपलर बहुत ही बेहतरीन होता है। रनर एंड बियरर यानी लेजर और ट्राजम के बारे में जानेंगे। रनर एंड बियरर शॉल बी सिक्योर अटैच टू द इनसाइड ऑफ ईच पोस्ट स्टैंडर्ड। जो रनर या बियरर होता है यानी लेजर या फिर ट्राजम होता है, वो हमेशा पोस्ट के अंदर के साइड लगाया जाता है। कभी भी रनर या बियरर जो होता है वो पोस्ट के बाहर नहीं लगेगा, और रनर और बियरर हमेशा जो होता है पोस्ट के अंदर ही लगता है, और रनर जो होता है वो हमेशा नीचे होता है, और पियर जो होता है हमेशा उसके ऊपर होता है। रनर शॉल बी कनेक्टेड टू पोस्ट ओनली विद राइट एंगल कपलर। रनर जो होता है हमेशा पोस्ट के साथ राइट एंगल कपलर के साथ होता है, और कभी भी रनर या बियरर जो होता है वो नोड पॉइंट से, पोस्ट के नोड पॉइंट से 12 इंच दूर नहीं होना चाहिए, जॉइंट जो है 12 इंच दूर नहीं होना चाहिए। Where bearer are coupled to the post standard, bearer shall be connecting to the post only with right angle coupler. The bearer coupler shall rest directly on the runner right angle coupler। जब भी हम लोग bearer को इवन कपलर में इंस्टॉल करते हैं तो bearer जो होता है हमेशा रनर के ऊपर होता है, और वो हमेशा राइट एंगल कपलर के साथ हम लोग सिक्योर करते हैं। bearer जो होता है वो हमेशा राइट एंगल कपलर के साथ सिक्योर होता है, और वो हमेशा रनर के ऊपर होता है, और वो पोस्ट के अंदर होता है। When a bearer trasm is coupled to supporting runner, the coupler shall be close as possible to the post standard, never more than 300 mm 12 inch from the node post। जब भी रनर या bearer को पोस्ट के साथ सिक्योर करेंगे तो, या फिर ज्वाइंट जब करते हैं तो ज्वाइंट करने के बाद में क्या होता है कि जो पोस्ट से ज्वाइंट रहता है ना वो 12 इंच दूर नहीं होना चाहिए। यानी 12 इंच का मतलब होता है 300 mm, यानी 1 फीट दूर मैक्सिमम जो है अलाउ होता है। पोस्ट का जो नोड हमेशा मोस्टली जो होता है नोड पॉइंट से लगभग नियर बाई में होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो है 12 इंच से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए जब भी हम रनर या बियरर को ज्वाइंट कर रहे होते हैं। Where bearer and board bearer are coupled to runner ledger, they shall be always installed on top of the supporting runner and shall not be installed to hang from the runner। जब भी हम लोग बोर्ड bearer यानी ट्राजम या फिर इंटरमीडिएट ट्राजम जो होता है, जब भी हम लोग प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट करने का टाइम जब हम लोग बोर्ड बियरर या फिर बोर्ड बियरर जब भी इंस्टॉल करते हैं वो हमेशा रनर के ऊपर होना चाहिए, ना कि रनर के नीचे। हमेशा बोर्ड बीरर या इंटरमीडिएट ट्राजम जो होता है वो हमेशा रनर के ऊपर के साइड में होना चाहिए। राइट एंगल कपलर शॉल नॉट बी यूज टू अटैच बियरर और बोर्ड बियरर इंटरमीडिएट टू रनर।
at the lift to be plank instead bearer पुटलक कपलर सॉल्व भी यूज। जब भी हम लोग बियरर या बोर्ड बियरर को हम प्लेटफॉर्म के टाइम जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, सिक्योर करते हैं, तो हमेशा जो होता है सिंगल यानी फुटलक कपलर का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी राइट एंगल कपलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ही दिक्कत आता है। इसलिए हमेशा जब भी हम लोग प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट करते हैं, बियरर या बोर्ड बियरर इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमेशा फुटलक कपलर यानी सिंगल कपलर के साथ होना चाहिए। Bearer, including board bearer, shall be extend at least 100 mm 4 inch beyond the runner center line and shall provide full contact with the coupler। जब भी बोर्ड बीरर को हम जब भी हम लोग बीरर या बोर्ड बीरर को इंस्टॉल करते हैं रनर के ऊपर प्लेटफॉर्म के टाइम, तो रनर से कम जो बोर्ड बीरर या बीरर जो होता है कम से कम 4 इंच यानी 100 mm जो है बाहर होना चाहिए कम से कम। और मैक्सिमम जो होता है वो 150 mm यानी 6 इंच मैक्सिमम होता है। The lowest runner and bearer shall be located approximately 150 mm and above the scaffold base except where दिस इज नॉट पॉसिबल। जो बेस लिफ्ट होता है हमारा, जब भी हम लोग इसका फोल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमारा जो बेस लिफ्ट होता है वो हमेशा ग्राउंड से अप्रोक्स जो है 150 mm यानी 6 इंच ऊपर होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा सिचुएशन होता है कि वहां पे पॉसिबल नहीं है, 6 इंच नहीं लगा सकते, उसको ऊपर करना होता है या फिर नीचे करना होता है, तो आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हमेशा जो प्रेफरेबल किया जाता है कि जो आपका बेस लिफ्ट है हमेशा ग्राउंड से सरफेस से कम 150 mm यानी 6 इंच ऊपर होना चाहिए। रनर और bearer shall not have more than one joint between adjacent posts. Such joints shall be located as close as possible to the post and shall be staggered. That is, adjacent joints shall not occur in the same way। जब भी रनर या bearer को हम सिक्योर करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो कभी भी एक बे में सेम बे में नहीं होना चाहिए। एक रनर जो अगर एक बे में है, तो दूसरा जो ज्वाइंट है उस रनर का सेकंड बे में होना चाहिए। सेम बे में दो रनर या दो बियर का ज्वाइंट अलाउ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिंगल रनर या बेरर एक ही बे में अलाउड है। कभी भी हम दो बे सिंगल बे में दो रनर का या दो बेरर का जॉइंट अलाउड नहीं करते। हमेशा अलग अलग होना चाहिए, स्टैगर्ड होने चाहिए, अलग अलग बे में होने चाहिए। एंड टू एंड कपलर में बी यूज फॉर जॉइंट इन रनर और बेरर। In this case, the joint shall not be located more than 12 इंच यानी 300 mm फ्रॉम द पोस्ट। एंड टू एंड कपलर का हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं रनर को ज्वाइंट करने के लिए या फिर पेरर को ज्वाइंट करने के लिए केस में। लेकिन शर्त ये है कि जो ज्वाइंट है पोस्ट से मैक्सिमम 12 इंच से दूर नहीं होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। और मोस्टली सबसे बेहतरीन जो होता है वो क्लोज टू द नोड पॉइंट, जो सबसे क्लोज पॉइंट नोड पॉइंट के क्लोज होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। Alternative joint in runner or bearer may be made by abutting the runner or bearer end together with an end-to-end coupler and overlapping this end with a separate parallel tube at least 600 mm 24-inch long. The parallel tube shall be coupled to the each abuted runner or bearer and with at least two equally spaced adjustable coupler, that is minimum of 4 coupler per joint. In this case, the joint shall not be located in the middle थर्ड ऑफ द रनर और द bearer span। यानी अगर ज्वाइंट करने का, तो एक पहले ही बताया कि एंड टू एंड कपलर से हम रनर को या bearer को ज्वाइंट कर सकते हैं हम ट्यूब एंड कपलर में। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हम रनर को या bearer को ज्वाइंट करने के लिए हम स्प्लाइसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग क्या होता है, एक ट्यूब होता है, जो ट्यूब से दोनों ट्यूब्स को रनर को दो ट्यूब के साथ में एक पैरेलली ट्यूब लगाते हैं। तो वो पैरेलली ट्यूब जो होता है वो 24 इंच और या फिर 600 mm लंबा होता है, वो सिंगल पीस में होता है। और दोनों ट्यूब को इक्वली लेंथ में यानी 12 इंच एक रनर में होना चाहिए, 12 इंच एक रनर में होना चाहिए। और एक जॉइंट में कम से कम 2 सीवल कपलर, यानी टोटल जो होता है एक रनर को या बीरर को ज्वाइंट करने के लिए या स्प्लाइस करने के लिए जो मिनिमम होता है वो 4 सीवल कपलर का इस्तेमाल किया जाता है। सीवल कपलर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हम जो ज्वाइंट करते हैं, स्प्लाइसिंग करते हैं, वो होता है हमारा 180 डिग्री पे स्प्लाइसिंग होता है। और हमारा जो राइट एंगल कपलर होता है वो 90 डिग्री पे फिक्स कपलर होता है, तो उसको हम मूव नहीं कर सकते। लेकिन सीवल कपलर को हम 180 डिग्री पे मूव किया जा सकता है। इसके लिए
हम जब भी स्प्लाइस करेंगे वो हमेशा जो होता है वो सीवल कपलर से ही करते हैं। और एक रनर का या बीरर का स्प्लाइसिंग में कम से कम 4 सीवल कपलर होता है और एक जॉइंट में 2 सीवल कपलर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और उसका जो डिस्टेंस होता है वो इक्वली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई 24 इंच का है तो हमने एक ही जगह में पूरा 4 सीवल कपलर लगा दिया। हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि लोड जो है हमारा प्रॉपर इसका फुल रनर पे प्रॉपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। Right angle coupler shall be installed such that the load is against the hinge flap and not against the bolt. जब भी राइट एंगल कपलर का हम इस्तेमाल करेंगे रनर को ज्वाइंट करने के लिए या बीरर को ज्वाइंट करने के लिए, तो वो जो ज्वाइंट है वो जो हम लोग कपलर हम जब इस्तेमाल करेंगे उसको सिक्योर करने के लिए, तो जो कपलर होता है ना वो हमेशा लोड्स अगेंस्ट द हिंग फ्लैप होना चाहिए, ना कि लोड्स अगेंस्ट द बोल्ट। लोड्स अगेंस्ट द हिंग फ्लैप का मतलब क्या होता है, जब भी हम रनर को या बीरर को सिक्योर करते हैं तो जो बोल्ट होता है ना वो बोल्ट ऊपर के डायरेक्शन में होता है और हिंग फ्लैप जो होता है वो नीचे के डायरेक्शन में होता है। उसको जब भी बोल्ट हमारा ऊपर के डायरेक्शन में होगा रनर को या बीरर को सिक्योर में करने, उसको हम बोलते हैं लोड्स अगेंस्ट द हिंग फ्लैप। जब भी बोल्ट हमारे नीचे के डायरेक्शन में होगा और हिंग फ्लैप ऊपर में होगा उसको बोलते हैं लोड्स अगेंस्ट द बोल्ट, क्योंकि लोड जो है उस टाइम बोल्ट के ऊपर में आता है। Scaffold coupler shall be tightened to the torque indicated by manufacturer or preferably between 4 kg to 8 kg. Only proper scaffold spanner wrench shall be used. Jitter bars or longer handle wrench shall not be used as they give greater leverage than proper scaffold spanner wrench and could damage the coupler. स्काफोल्डिंग कपलर को जब भी हम लोग टाइट करते हैं तो कम से कम जो मैन्युफैक्चर का जो एक स्टैंडर्ड है कि कम से कम जब भी उसको सिक्योर करें तो 4 kg से 8 kg के फोर्स के साथ टॉर्क के साथ उसको हम सिक्योर करें। और उसके लिए जो प्रॉपर स्पैनर आते हैं जो कपलर को टाइट करने के लिए जो प्रॉपर स्काफोल्डिंग स्पैनर आता है, रेचेट स्पैनर होता है जो 21 इंच का 21 mm का जो डायमीटर के साथ आता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, ना कि लॉन्ग हैंडल जो लंबे हैंडल वाले होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं, क्योंकि वो क्या होता है उससे हमारे स्काफोल्डिंग को स्काफोल्डिंग का जो होता है हमारे स्काफोल्डिंग को इफेक्ट करता है, उससे हमारे स्काफोल्डिंग का लोड्स को असर आता है, वो हमारे बोल्ट्स को असर करेगा। बोल्ट हमारे जो कपलर्स होता है उसका डैमेज करने के चांसेस होता है, इसके लिए हमेशा हम लोग स्काफोल्डिंग कपलर का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, जिस भी भाई को अगर इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग चाहिए, चाहे इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर 2S या 2T या फिर 1 और या फिर इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भाई को स्पेशली कंप्यूटर का ट्रेनिंग चाहिए या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट का प्रैक्टिकल के रिलेटेड उसको ट्रेनिंग चाहिए, इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर से रिलेटेड इंस्पेक्टर से रिलेटेड, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग कराया जाएगा। अभी मैं ऑलरेडी बहुत बच्चों के स्टूडेंट को इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर इंस्पेक्टर का तैयारी करा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और बहुत से बच्चे पास हो चुके हैं जिनका एक शेड्यूल आ चुका है। और अगर किसी भी भाई को अगर कोई और भी दूसरा हेल्प चाहिए, कोई हैंडबुक या सेशन चाहिए तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी इसका फोल्डिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और ट्रेनिंग के लिए स्पेशली अगर किसी को चाहिए तो इस पर्सनली ट्रेनिंग चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को पर्सनली नहीं चाहिए तो वो मेरे यूट्यूब चैनल को जा करके मेरे चैनल जो वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।